समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रिका जोशी। सरकार देश में डिजिटल भुगतान के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए लगातार कई प्रयास कर रही है। अभी पिछले दिनों कैबिनेट के निर्णय में सरकार ने रुपे कार्ड और एकीकृत भुगतान का उपयोग करके भुगतान को आम लोगों में लोकप्रिय बनाने और इसे बढ़ावा देने के लिए 2,600 करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आज इस कार्यक्रम में डिजिटल भुगतान से संबंधित आपकी कोई भी जिज्ञासा या कोई सवाल हो तो हमसे जरूर पूछें। कार्यक्रम के विषय से संबंधित जानकारियों और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। This is a bilingual program and you can ask your questions in Hindi and English. As we all know, we have to aware about the benefits and the safeguards against digital thefts also. Digital payments are payments done through digital or online modes, which with no exchange of hard cash being involved. Such a payment, sometimes also called an electronic payment. E-payment is the transfer of value from one payment account to another where both the payer and the payee use a digital device such as mobile phone, computer or a credit, debit or prepaid card. The payer and the payee could be either a business or an individual. तो डिजिटल पेमेंट यानी कि साफ-साफ एक तरह से हुआ कैशलेस। और सरकार रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि के भीम यूपीआई लेनदेन को प्रोत्साहन दे रही है। जैसा कि हम सब जानते हैं तो स्टूडियो की फोन लाइन सब खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के नंबर 23314444 और दूसरा नंबर है 23717106 23421050 पर फोन करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। विकास नारायण मिश्रा आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं। इन फोन नंबर से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 अवश्य डायल करें। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर भी #AskAIR के जरिए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। और अब हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है, क्योंकि कोई भी सुविधा का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये बेहद आवश्यक हो जाता है कि हम उससे मिलने वाले लाभ के प्रति तो जागरूक हों ही, साथ ही हम उस सुविधा का प्रयोग करते समय या उस सुविधा का लाभ लेते समय उसमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये भी हम जान लें। जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी है। विकास नारायण मिश्रा जी, पहली चीज तो हम यही देखें कि साइबर सुरक्षा इसमें एक अहम मुद्दा है। हाँ, देखिए, साइबर सुरक्षा के संबंध में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक और सारे जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, प्राइवेट बैंक है, समय समय पर अपने ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी देते रहते हैं जी। और देखिए, कोई भी बड़ा काम होता है तो कभी कभी थोड़ा सा इसमें मिसमैच रह जाता है कि एक आध छोटा मोटा ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। पर आज की देखा जाए तो हिंदुस्तान में पिछले 6 साल, बल्कि मैं कहूँगा 5 साल में पेमेंट के एरिया में जो जब से हमारे यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस शुरू हुआ 2016 में, तो पेमेंट के जो प्लेटफॉर्म हमारा है विश्व के एक सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत अभी हाल में दिसंबर में ही मैं बताऊंगा कि वो लगभग इसमें 7.8 बिलियन मतलब 8 अरब के आसपास ट्रांजैक्शंस हुए हैं। वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं। मतलब इसके प्रयोगकर्ता जो है वो रिकॉर्ड संख्या में है। रिकॉर्ड संख्या में है।
और इसमें 500 रुपये, 200 रुपये, कोई भी अमाउंट के, छोटे से छोटा अमाउंट भी। पहले भी कोई सब्जी खरीदना जाते थे हम, तो फुटकर की समस्या होती थी जी। फिर सब्जी वाला को जगह हम कोई पुराने नोट दें तो उसमें समस्या है, सब्जी वाला पुराना नोट हमें वापस करे थोड़ा फटे हुए, गीले हुए, तो उसमें भी ग्राहकों को परेशानी। अब चाय वाला, सब्जी वाला, छोटे से छोटे जो हमारे बिजनेस में जो लोग भी हैं जी। अब ये नोट्स की लेन देन से मुक्ति उनको मतलब काफी कुछ राहत हो गया। और लगभग इसी के तहत अब जैसे अभी निर्णय लिया, मतलब एक रखा गया है टारगेट कि हमें प्रतिदिन लगभग 1 बिलियन मतलब 1 अरब वॉल्यूम के ट्रांजैक्शन हो। मैं देखता हूँ अगले 3-4 साल में ये संभव है जी। जब 2016 में हम शुरुआत उसके किए थे तो कुछ हजारों ट्रांजैक्शन होते थे पर डे। लेकिन ये बेहद सुविधाजनक है और बेहद सुरक्षित तरीका है, लेकिन सावधानियां क्या है हम इन पर भी चर्चा करेंगे। हमारे जो पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं इनका सवाल ले लेते हैं। सोनीपत से रवि हैं हमारे साथ। जी रवि बोलिए। जी नमस्कार मैम। नमस्कार सर को भी नमस्कार। नमस्कार रवि जी। नमस्कार सर, ये जो टोकनाइजेशन सिस्टम बैंक ने चालू किया अभी, इसके अनुसार क्या सर हर एक मतलब वेबसाइट पे हर बार आपको कार्ड डिटेल्स डालनी पड़ेगी या सेव कर सकते हैं मतलब? नहीं, आप कार्ड डिटेल्स की बात तो जहां तक आपकी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं मैं, ट्रांसफर के लिए तो मैं समझता हूं कि इवन आप कहीं कार्ड की यूज ही करना नहीं है आपको, आप तो सीधे यूपीआई से आप कर सकते हैं। अपने खाते में जो भी पैसे है किसी को देना चाहते हैं, आप किसी का भुगतान करना चाहते हैं तो बहुत ही सीधा नेट बैंकिंग में जाना नहीं है आपको, कार्ड को आपने यूज करना नहीं है, इसमें सीधे अकाउंट से पैसा दे सकते हैं आप। और रहा ये जो आपके डेबिट कार्ड के माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं, इसमें जो भी ये ओटीपी वगैरह का व्यवस्था रखा गया ना वो आपके हित में है। लेकिन वैसे भी मिश्रा जी जैसा कि ये पूछ रहे हैं कि बार बार उसमें डालना पड़ता है, तो बेहतर ये है कि आप उसको उसमें 2 ऑप्शन आते हैं ना, एक होता है कि सेव करें और एक होता है कि नहीं, तो आप उसको नहीं करें तो वो ज्यादा अच्छा है, सेव करके ना रखें, अगली बार जब कार्ड का इस्तेमाल करें। मेरे ख्याल से बेहतर तरीका तो यही है। चंद्रिका जी, वो अभी मुश्किल में 1 मिनट भी समय नहीं लगता उसमें, तो करना, सेव करना थोड़ा सा आज क्योंकि टेक्नोलॉजी तो काफी एडवांस हो चुके हैं और कभी कभी हमारे नौजवान इसके मिसयूज भी करने के लिए जी हो जाती है उसकी जाने अनजाने में, तो ज्यादा अच्छा कि सेव ना करें उसमें और बार बार उसको डालें, कोई दिक्कत नहीं, कि आधा मिनट भी नहीं लगता उसमें। और जहां तक ऐप की बात है, जैसे भीम ऐप है और वो क्योंकि आपके मोबाइल में है तो आप उसको फिर उस तरह से इस्तेमाल करें, वो ज्यादा सिक्योर है जो आपके मोबाइल में है। हाँ, आपके मोबाइल में जितने भी ऐप है वो भी प्रोटेक्टेड है, आपको 2 बार लगाना पड़ेगा उसमें पासवर्ड। जी, हमारे अगले श्रोता हैं राजा लखनऊ से। बोलिए राजा जी। हेलो। हाँ बोलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार। हाँ हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलते रहिए। मुझे लगता है शायद उन्हें हमारी आवाज नहीं मिल रही होगी। हम इस बातचीत को जारी रखते हैं। जो मिश्रा जी, जो अभी हमारे पहले श्रोता रवि ने जो सवाल पूछा उसी के संदर्भ में एक थोड़ी सी बात आपके भी इसमें राय जानना चाहूंगी। जैसे साइबर कैफे में जाते हैं आजकल के युवा लड़के, या एक ही कंप्यूटर को 2-3 लोग यूज कर रहे हैं, अपना पर्सनल नहीं रखते, 2-3 लोग कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं, तो उस वक्त भी ये सब चीजें ध्यान रखनी चाहिए ना, पासवर्ड की और ये सब। चंद्रिका जी, एक क्लोनिंग का सिस्टम आता है जो मिसयूज करने का। जब भी हम पासवर्ड डाल रहे हैं पब्लिक प्लेस में, इवन पेट्रोल का भुगतान भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर अपने हाथ रख लें, वो पासवर्ड किसी को दिखाई नहीं देना चाहिए। और उसके बाद उसको जब आपका ट्रांजेक्शन हो जाए, भुगतान हो जाए, फिर उसमें कुछ उसमें टाइप कर दें, वो जो उसमें रहता है बटन रहते हैं, या उसको कैंसिल कर दें। हाँ, तब उसको कोई फिर क्लोनिंग नहीं कर पाएगा कि आपने जो पासवर्ड यूज किया है उसको किसी का उसमें नहीं जाएगा। जी। और पासवर्ड को कतई भी सार्वजनिक ना रखें, बहुत ही आसान भी ना रखें, कुछ लोग 1 2 3 4 रख लेते हैं, तो ये थोड़ा सा
अपने अपने सावधानी बरतते हुए इन चीजों का इस्तेमाल करें। अपने बर्थडे रखिए, अपने घर में बच्चा का बर्थडे रखिए जी, रखिए कि जो आसान ना हो। ये बहुत सारे लोग ये 1 2 3 फिर कुछ लोग ऐसे कर देते हैं कि एटीएम डेबिट कार्ड के पीछे लिख देते हैं पासवर्ड। मान लीजिए डेबिट कार्ड आपका खो गया कहीं, हाँ, और पासवर्ड पीछे लिखा हुआ है, उसमें कोई चेक नहीं है। सावधानी जागरूकता बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। थाने से हमारे श्रोता हैं, थाने महाराष्ट्र से गुरुनाथ जी। गुरुनाथ जी बोलिए, सवाल आपका। जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, मेरा क्वेश्चन था, ये जो हमारा जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन होता है, और बीच में जो नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि 170 करोड़ के जो धोखाधड़ी हुई है, तो ये क्या मतलब ये जो यूजर्स होते हैं उनके लापरवाही की वजह से होते हैं, ये क्रिमिनल जो अपना साइबर क्रिमिनल जो इसका फायदा उठाते हैं? दोनों चीजें हैं मेरे ख्याल से। मिश्रा जी से पूछते हैं। उसमें देखिए ना, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आज अभी कुछ हजारों बिलियन से शुरुआत हुई थी, हजारों संख्या से शुरू हुई थी आज से 6 साल पहले। अब यूपीआई के तहत अब 8 अरब महीने में हो रहा है ट्रांजेक्शन। तो इसमें अभी हाल में सरकार ने डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी 75 डिजिटल यूनिट्स भी खुले हुए हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इस 75 जो जिले में डीबीयू खुले हैं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 16 नवंबर को इसका इनॉग्रेशन कराया गया था। तो लेकिन हिंदुस्तान में ना 775 जिले हैं और लगभग 5000 ब्लॉक्स हैं। तो इसमें थोड़ा सा और हमने भी आईबीए के ओर से सरकार को सुझाव दिए हैं कि वो 75 जिले से ये तो अच्छा हो जाएगा वहाँ, क्योंकि जिले मुख्यालय में जो लोग आएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा। बल्कि अभी तो जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जो काम किए हैं, इसमें प्रवासी भारतीयों के लिए, एनआरआईज के लिए भी बहुत जल्दी यूपीआई का वो लोग इस्तेमाल कर सकेंगे और अपने विदेशी मोबाइल नंबर से ही वो इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। उनको इंडियन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। और अभी तो ये 10 देशों के लिए सेवा है, अमेरिका, यूके, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर, कनाडा, यूएई और सऊदी अरब के लिए। सर मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे। जहाँ भारतीय हैं, ये 2 करोड़ से ज्यादा लोग भारतीय जो है बाहर हैं, हिंदुस्तान से बाहर हैं, वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स हैं। तो उनके भुगतान करने के लिए, घर पैसे भेजने के लिए, यहाँ हिंदुस्तान में बचत करने के लिए ये यूपीआई के माध्यम से इसका लाभ उठा सकते हैं वो। और दूसरा जो प्लेटफॉर्म हमारा बना है यूपीआई का प्लेटफॉर्म, ऐसे विश्व में कहीं ऐसा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं बना है और इतना सिक्योर। मतलब उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी, जी, स्पीड, एक्यूरेसी, है ना, सब कुछ इसमें है। तो और इसमें कोई बड़े पैमाने पर जो फ्रॉड्स एक आध, जैसे हमारे अभी मित्र ने बताया थाने से, पूरा तो फुल प्रूफ कोई भी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसमें कोई ऐसी इस तरह का समस्या नहीं आई है। समस्या इसमें आती है पासवर्ड और ये सब मिसयूज करके एनईएफटी, आरटीजीएस में कभी कभी लोग पासवर्ड का वो कर लेते हैं, बड़े पैमाने पर बड़े रकम हो जाता है इसमें। जी हाँ। छोटे छोटे पेमेंट जो है इसमें इस तरह समस्या नहीं आ रही है। हाँ, मैं जरूर कहूंगा कि लोगों को इसमें जानकारी, जागरूक करना, लोगों को जानकारी देना, ये काम और होना है। क्योंकि हिंदुस्तान है, लगभग यहाँ 6,38,000 गांव है। अभी तक 26 करोड़ के आसपास लोग ये डिजिटल पेमेंट सिस्टम में आए हैं। और हिंदुस्तान में अगर बच्चों को भी छोड़ दें तो आप सोचेंगे कि करीबन 20-25% लोग ही इसमें शामिल हुए हैं, और लोगों को शामिल होना है इसमें। जी, बहुत लोगों को शामिल होना है। हमारे श्रोता इस बीच जुड़ चुके हैं। थॉमस जी हैं हमारे साथ दिल्ली से। हेलो। हाँ मैम, नमस्कार। नमस्कार, बोलिए। मेरा नमस्कार। ये समस्या प्लीज टेल मी। सर मेरा क्वेश्चन ये है सर कि जो बैंक हमें एटीएम प्रोवाइड नहीं करा पाते, हम बिना एटीएम के किसी भी यूपीआई प्लेटफॉर्म में कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? नहीं, आप एटीएम के आपको प्रोवाइड क्यों नहीं करता बैंक? एटीएम में अभी थोड़े समय के लिए जो यूक्रेन क्राइसिस की वजह से इसमें एक चिप्स लगती है, वो चिप्स की कमी आ गई थी,
तो कुछ बैंकों में इस समस्या आई थी कि जब खाता खुलते हैं नए खाता, साथ में डेबिट कार्ड जो देना अनिवार्य है वो नहीं दे पा रहे थे वो, लेकिन वो समस्या काफी दूर हो गई अभी, और डेबिट कार्ड मिलेंगे आपको। और इसमें रुपे कार्ड का जो रोल है वो भी हम जानना चाहेंगे। हाँ, रुपे कार्ड हमारे काफी, देखिए ये वीसा और मास्टर कार्ड जो बना हुआ है, ये इसमें जो भी उनको लाभ होता है ये ले जाते हैं अपने देश में, इसलिए हमारे रुपे कार्ड लाया गया ताकि इसकी जो फायदा हो तो हिंदुस्तान में रहे वो। ये स्वदेशी एक कार्ड है। हाँ, इतने बड़ी आबादी, पेमेंट सिस्टम है, इतने लोग यूज करते हैं इसको, तो रुपे कार्ड तो हमारे न केवल हिंदुस्तान में बल्कि बाहर भी काम में आ रहा है। हाँ, ये रुपे ग्लोबल कार्ड भी है जो 5 वेरिएंट्स में जारी किए गए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मैं ही यूज करता हूँ, रुपे कार्ड यूज करता हूँ। जी। और ये बहुत अच्छा है सिस्टम। उसमें जैसे मास्टर कार्ड वीजा में जो सेवाएं मिलती है इसमें भी मिल रही है। आपके जो लोग हवाई जहाज में ट्रैवल करते हैं उनको लाउंज वन फैसिलिटी वो भी मिल जाती है, और जो भी पेमेंट करना चाहे कार्ड के माध्यम से वो होता है। तो इट इज इक्वली कॉम्पिटेंट कार्ड, एंड जो भी सुविधाएं हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कार्ड जो जितने भी है उसमें ये यहाँ इसमें भी है वो सब सुविधा। जी, जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं उन्हें हम ये बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। हम डिजिटल भुगतान से संबंधित विषयों पर इस समय चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वरिष्ठ सलाहकार सीनियर एडवाइजर विकास नारायण मिश्रा। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। फोन मिलाइए, हमसे स्टूडियो में बात कीजिए। हमारे नंबर हैं 23314444, दूसरा नंबर है 23717106 और एक और नंबर है 23421050। ये दिल्ली के नंबर हैं, इसलिए हम दिल्ली का एसटीडी कोड 011 इससे पहले जरूर डायल करें। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है, तो शामिल होइए कार्यक्रम में। ये आप ही का कार्यक्रम है। बलरामपुर यूपी से हमारे अगले श्रोता रिंकी हमारे साथ हैं इस समय फोन लाइन पर। जी रिंकी, बोलिए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्ते। और आपके साथ एक्सपर्ट है, उन्हें भी नमस्ते। हाँ नमस्कार, बताएं। सर, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे बात डिजिटल की जा रही, डिजिटल पेमेंट की जा रही, अगर सर मान ली कोई पहले बार ऐसा सीखता है, कोई युवा है, कोई यंग नहीं जानता, अगर मान ली उसके साथ ऐसा हो सकता है तो क्या क्या सावधानियां बरतें ताकि आने वाले भविष्य में ऐसा ना हो? धन्यवाद। मैं बताऊं आपको कि अगर जानकारी इसके बारे में नहीं है, देखो अभी हिंदुस्तान में किसी न किसी बड़े शहर में, बड़े गांव में भी एक बैंक की शाखा आपको मिलेंगी, तो वहां जाके थोड़ा सा जानकारी लेने में कोई इसमें हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। और 1.5 लाख से 1,52,000 शाखाएं, बैंक शाखाएं, और ग्रामीण अंचल में भी हमारे लगभग 52 से 53,000 शाखाएं हैं। तो जैसे मैं अभी बता रहा था, डिजिटल बैंकिंग यूनिट जिला मुख्यालय में खुला गया है। आने वाले समय में उसको ग्रामीण शाखा में भी एक डिजी डेस्क का सुझाव दिया गया है कि हर ग्रामीण शाखा में एक व्यक्ति कोई थोड़ा सा डिजिटल संबंधित जो भी जानकारी लोगों को होगा, क्योंकि हमारे ग्रामीण बहुल देश है और लोगों को टेक्निकल शायद एजुकेशन नहीं होगा, ज्ञान उसका। जैसे मोबाइल आप यूज कर रहे हैं आजकल, किसी को मोबाइल यूज करना आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं आता था। अब SMS तो हर व्यक्ति कर लेता है जी। तो एक आदत डालने वाली बात है, धीरे धीरे हो जाएगा, लेकिन सावधानी जरूर बरतना है। अपने पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। पासवर्ड, पिन, OTP ये शेयर बिल्कुल ना करें, ये सबसे बड़ी सावधानी है। जी। और अगर आप साइबर कैफे में या कहीं कंप्यूटर ऑन कर रहे हैं तो उससे अपना पासवर्ड हटा लें। और कई बार क्या होता है मिश्रा जी, ब्राउजर बंद किए ही कंप्यूटर बंद कर देते हैं लोग। जी, तो वो भी असुरक्षित है। नहीं, डेबिट कार्ड से जब पेमेंट भी निकालते हैं अपना ATM से, सार्वजनिक रूप से वो जो अपना पासवर्ड डालते हैं 4, 5, 6 इस तरह से बोलते भी कर देते हैं। मैंने बताया डेबिट कार्ड के पीछे लिख देते हैं पासवर्ड ताकि भूल ना जाए हम। जी। आसान पासवर्ड रख लेते हैं 1 2 3 4। तो ये सब थोड़ा सा सावधानी बरतने वाली बात। और जैसे नेट बैंकिंग है तो उसका उपयोग करते वक्त भी हम ये देखना बहुत जरूरी है कि जो साइट है उसमें URL की जांच आप कर लें, उसको देख लें कि ओरिजिनल साइट यही है
कई बार ऐड होते हैं, उसमें लिखा होता है नीचे छोटा सा, तो उस पर काम करना शुरू ना करते हैं। एक ट्विटर पर सवाल है हमारे श्रोता का, हाउ डू आई एक्टिवेट माई यूपीआई पेमेंट? यूपीआई पेमेंट तो आपके यूपीआई से जो जैसे आपकी व्हाट यू कॉल द गूगल पे है, आपका फोन पे है, आपका पेटीएम है, आप प्ले स्टोर से जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं इसको। भीम ऐप भी इसी तरह से। और जब आप डाउनलोड कर देंगे, देन वंस यू एंटर, देन दे विल आस्क, आपके डिटेल्स मांगेंगे, डेबिट कार्ड के डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स मांग लेंगे, और एक अकाउंट के साथ आपका लिंक हो जाएगा, जो भी अकाउंट आप चाहते हैं लिंक करने के लिए। एक श्रोता ने पूछा है कि क्या नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग को ही इंटरनेट बैंकिंग कहते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटरनेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग को, ऑनलाइन पेमेंट को करते हैं, लेकिन छोटे छोटे पेमेंट इंटरनेट बैंकिंग में करके माध्यम से करना अब जरूरी नहीं रहा। व्यवसाय संबंधित बड़े पेमेंट नेट बैंकिंग से करें, और ये छोटे छोटे पेमेंट है, ग्रोसरी खरीदना और सिनेमा टिकट लेना, ये सब यूपीआई के माध्यम से आप आराम से कर सकते हैं इसको। जी, बैंकिंग में थोड़ा समय लग जाता है, आप लॉग इन करेंगे, फिर पहले लॉग इन करेंगे, लॉग इन पासवर्ड होगा, फिर ट्रांजेक्शन करेंगे, तो हो तो जाएगा जी। और कहीं भी बैठे हैं आप, तो यूपीआई छोटे छोटे पेमेंट के लिए ज्यादा आसान है। बाकी नेट बैंकिंग तो कर ही सकते हैं आप कोई। और बल्कि आजकल तो हम देखते हैं कि सब्जी वाला है, दूध वाला है, जो डेली ग्रोसरी वाले हैं, उनके भी पास बार कोड होते हैं, और उसको आप स्कैन करके बिल्कुल 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 वो तरीका एक आसान तरीका है। जैसे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ देश जिस तरह से बढ़ रहा है, तो उसका इस्तेमाल करें, लेकिन वही बात है कि सावधानी बरतते हुए। और कई ये जो कई चीजों में इसको ये कहा जा सकता है कि रुपे कार्ड प्रोत्साहन के जो फायदे हैं, उसमें एक मजबूत डिजिटल भुगतान तंत्र बन रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसमें ये खर्चीला भी कम है, और कहीं कहीं पर जैसे होता है ना कि उसमें कोई एक आपको गिफ्ट मिलता है कि भाई आपने इतनी बैंकिंग कर ली है, तो इसमें फिर आपको इतने का गिफ्ट है या कुछ है, तो वो भी एक अट्रैक्शन लोगों के लिए रहता है। इसमें मैंने बताया ना कि आज अभी इसी केवल इस साल में मतलब 22 और 23 में दिसंबर तक अभी हमारे जो डिजिटल यूपीआई पेमेंट राशि जो है कम से कम 100 खरब पहुंच गया है। यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पर भरोसा करके इस पर जो है लेन देन कर रहे हैं। लेन-देन इसमें इतनी तेजी से हो रहा है, जो 6 साल पहले इट वाज ओनली 100 crores, few 100 crores. नाउ इट हैज रीच्ड 100 ट्रिलियन, मतलब 100 खरब। और ये समय दूर नहीं है जब रोज हमारे 1 बिलियन, लगभग 1 अरब की वॉल्यूम होगा और 1 खरब की वैल्यू होगा। जी, बहुत जल्दी होने वाला है। जी, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, दिल्ली से ही हैं, रमेश फोन लाइन पर हैं। जी बोलिए रमेश जी। हाँ जी, मेरा सर नमस्कार। नमस्कार रमेश जी, बताएं। हाँ जी, आपका प्रोग्राम बहुत जानकारी से वर्धक है, धन्यवाद। और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि ये एक मनी स्मार्ट कार्ड होता है और एक मनी कार्ड, वो मनी वाला जो ये इसके बारे में पूछना, इनमें डिफरेंस क्या और कहाँ कहाँ चलते हैं? नहीं, जिसमें आपके स्मार्टफोन है और एंड्रॉइड फोन वगैरह, जैसे कहते हैं ना कि स्मार्ट में थोड़ा अलग फीचर्स, ज्यादा फीचर्स रहते हैं। आप जैसे अगर आप रुपए का ग्लोबल कार्ड लेंगे, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से जारी किया जाता है, तो जैसे मिश्रा जी, जैसे क्लासिकल कार्ड है, क्लासिकल क्रेडिट कार्ड है, प्लैटिनम डेबिट कार्ड है, प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड है, रुपए सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, तो ये वो अलग अलग तरह का रेंज है कि आप जैसे प्रीमियम में हैं या आप सामान्य उसमें हैं, या कितनी आपको सुविधाएं उससे मिल रही हैं या कितनी सुविधाएं आप ले सकते हैं उससे। बाकी उसके भुगतान करने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है ना? नहीं, भुगतान तो आपने जहां 10 रुपए की भुगतान करना है, 10 रुपए ही डेबिट होंगे। जी जी। और तो बाकी सुविधाएं थोड़ा सा स्मार्ट कार्ड में ज्यादा रहते हैं ना। जी, ज्यादा रहते हैं इसमें, जैसे स्मार्टफोन में ज्यादा थोड़ा सा फीचर ज्यादा रहते हैं इसमें। एक ट्विटर पर सवाल है कि यूपीआई कैसे काम करता है, जानना चाहते हैं। मैंने अभी बताया था, यूपीआई
ये लगभग 25 से 30 थर्ड पार्टी उसको प्लेयर बोलते हैं हम। गूगल पे है, फोन पे है, पेटीएम है, क्रेड है, कुछ बैंकों का अपने अपना बना रखे हैं। तो ये जैसे आप गाड़ी प्लेटफॉर्म में आती है तो आपको गाड़ी चेंज करना है एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन को, ये आपको आपके अकाउंट एक बैंक में है, एक दूसरे बैंक में आपको पैसा भेजना है किसी और लाभार्थी को, आपके मित्र है, कोई पेमेंट करना है जी। तो ये आपके जो थर्ड पार्टी वेंडर है ये आपको ले जाएंगे दूसरे ट्रेन में, एक काइंड ऑफ कोरियर प्लेटफॉर्म यूपीआई है। ये लोग आपको जो है सुविधाएं पहुंचाएंगे, ले जाएंगे दूसरे ट्रेन में बैठाने के हिसाब से। तो उनके माध्यम से आप एक बैंक से आप डेबिट कर लेंगे बिना इंटरनेट एंट्री करते हुए जी। तो एक तरफ से एक शॉर्टकट है ये, और काफी मात्रा से इसकी यूज हो रही है, और इसको ऐप स्टोर से आराम से आप लेके अपने उसमें इंस्टॉल कर सकते हैं फोन में। उसके बाद अपने बैंकिंग पर्टिकुलर्स देके आपका वो चालू हो जाएगा जी। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से पंकज हैं फोन लाइन पर। पंकज जी, सवाल पूछिए अपना। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी बैंकों ने, सरकार ने बैंकों के साथ मिलकर डिजिटल करेंसी शुरू की है, मतलब आरबीआई ने, हमने पहले न्यूज में सुना था, आपका आकाशवाणी पे ही हमने न्यूज सुनी थी। उसमें जैसे मुझे जानना है कि ये हम यूपीआई भी कर रहे हैं, वो भी तो डिजिटल ही है। डिजिटल करेंसी जो नई ला रही है सरकार, ये कैसे अलग है और कितनी सिक्योर होगी, क्योंकि वो भी डिजिटल है, ये भी डिजिटल है, तो फर्क क्या है डिजिटल में? नहीं, इसमें डिजिटल करेंसी में अंतर ये है कि आपका जो फिजिकल करेंसी रहती है आपको नोट रखना पड़ता है जेब में, ये करेंसी आपको हाथ में नहीं आएगी, ये आपको सिस्टम में रहेगी, पर आपका रहेगा। उसी से आप लेन देन भी कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी और ये सब चीजें जो आया उसमें काफी लोग उस तरफ थोड़ा उनका झुकाव हो गया था कुछ लोगों का, और कुछ लोगों को इसमें नुकसान भी पहुंचा, बिटकॉइन वगैरह। लेकिन वो तो एक हमने उसको नाम दे दिया था कि आभासी मुद्रा है, वो आभास दे रही है, पर एक्चुअल में वो नहीं है। तो एक्चुअल में इसलिए लोगों को डिजिटल करेंसी के आने से देखिए बेनिफिट ये है कि आपको नोट छुपाना, सरकार को नोट नहीं छुपाना पड़ेगा। अच्छा। आपको नोट संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। तो और ये एक सिक्योर माध्यम से अभी इसकी शुरुआत ही किया गया है। जैसे आपके बटुआ में पैसा रहता है, ऐसे ही पैसा रहेगा आपका, सिस्टम में रहेगा, उसके लिए आपको कोड मिलेगा, आप उस पैसे को फिर यूज कर सकते हैं जी। सरकार रुपे डेबिट कार्ड और कम राशि के भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा दे रही है, और इसका पूरा जो एक फैसला है जो सरकार का, वो डिजिटल भुगतान व्यवस्था को एमएसएमई, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, असंगठित क्षेत्र और सुदूर किसानों तक पहुंचाने में इससे मदद मिलेगी। कहीं भी दूर दराज भी हो, ये जो कैशलेस इकोनॉमी का एक तरीका है, ये इसमें बहुत ही सुविधाजनक है कि अगर श्रम और रोजगार कहीं और हो रहा है तो दूर पैसे भेजने में कुछ ही समय, बहुत कम समय इस्तेमाल होगा। मिश्रा जी, ऐसे कह सकते हैं इसको? मैं समझता हूँ यही कहना सही रहेगा। और मैं दोबारा कहूंगा कि अभी इसमें और भी स्कोप है, और भी लोग जुड़ेंगे इसमें जी, इसके लिए, क्योंकि हिंदुस्तान ग्रामीण हमारे 6,38,000 गांव हैं, लगभग 5,000 ब्लॉक्स हैं, 50,000 ग्राम पंचायत हैं। इसमें उसको थोड़ा और प्रचार प्रसार इसका करना है गांव में। अब शहरों में तो हो गया जी। सावधानी रखते हुए जागरूकता के साथ इसका प्रयोग करें। ये बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुलभ और बहुत ही आसान सरल माध्यम है। कार्यक्रम का निर्धारित समय समाप्ति की ओर है। हम अपने उन सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज की चर्चा और हमारे श्रोताओं के सवालों के जवाब देने और उनकी जानकारी बढ़ाने के लिए इंडियन बैंक एसोसिएशन ऑन एक्सपेंडिंग डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में वरिष्ठ सलाहकार विकास नारायण मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।
आपका भी धन्यवाद चंद्रिका जी। कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है airnsdtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। चंद्रिका जोशी को अब अनुमति दीजिए। नमस्कार।